धारा 370 पार्ट 5। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की, जिसमें 1956 में नेहरू जी ने अनुच्छेद 238 संविधान के भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया था। मतलब भाग 7 और भाग 9 को अनुच्छेद 238 के अंतर्गत इसको हटा दिया था। ठीक है, नेहरू जी ने 1956 के बीच में। इसके बाद में जो हम बता रहे थे, जो ए बी सी डी इसमें 6, 7, 8 और 9, तो अपना 6 और 9 वाला पार्ट जो हटा दिया था वो उसमें दिखा हुआ था, ए और डी वाला हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में भाग 6 में यह कहा गया है कि राज्य एक प्रकार के होंगे और 8वें में मतलब भाग 8 में केंद्र में शासित होंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भाग 9 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को वापस ले लिया गया। मतलब जो नेहरू जी ने हटाया था तो भाग 9 के तहत उसको मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत से वापस ले लिया गया था, जिसमें निम्नलिखित जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज, नगर पालिकाएँ इत्यादि। जम्मू कश्मीर को भाग ख का राज्य बनाया गया, किंतु भाग ख के बाकी प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे आर्टिकल 238 के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा बताया गया। ये सब पार्ट बी की बात है। अब 370 पार्ट 1 बी की बात कर रहे हैं अपन, 370 1 बी की बात कर रहे हैं अपन। तो इसके तहत भारतीय संसद का अधिकार जम्मू कश्मीर पर होगा और कितना होगा इसके बारे में बताया है। तो इसमें एक तो यूएन होता है और एक सीएल होता है, मतलब यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। मतलब 3 विषय थे, रक्षा, संचार और विदेशी संबंध, और 3 विषयों से अलग सहमति के साथ जम्मू कश्मीर, मतलब इन 3 जो विषय दिए गए थे, रक्षा, संचार और विदेशी, इसके अलावा भी कुछ नियम अलग थे, तो वो सहकारी समिति के साथ जम्मू कश्मीर में शामिल थे। मतलब जैसे संघ सूची और संवर्ध सूची, इन दोनों का जो संबंध था इन विषयों से है, जिसका संबंध विलय पत्र से हुआ था। मतलब जो संघ सूची और संवर्धी सूची एक प्रकार से जो विलय पत्र हुआ था उसके अंतर्गत ही निहित थी और 371 बी के अंतर्गत दी गई थी। हालांकि पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो शुरू से इस चीज़ की मांग कर रहे थे, रक्षा, संचार और विदेशी संबंध भारत के पास होने चाहिए। वैसे ही ये भी रक्षा, संचार और विदेशी संबंध के अंतर्गत इन्होंने माना। और ये सारे आदेश कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 और आर्टिकल 35 जितने भी बन रहे थे, ये सब राष्ट्रपति 1956 के आदेश द्वारा ही कहीं ना कहीं निहित थे, क्योंकि इसके द्वारा ही लिखा था। लेकिन अमित शाह जी ने इसको बरतूबी इसके पर काम किया और बाद में हटाया भी गया 2019 के तहत। पार्ट सी, मतलब पार्ट सी इसके अंतर्गत है। जो पार्ट सी मतलब ए बी सी हमने पार्ट पढ़े थे 370 में, तो उस पार्ट सी में एक होता है 1, मतलब 371C, और एक होता है 370। ठीक है, पार्ट सी के अंतर्गत 370 मतलब 370 1C और 370 स्वयं धारा। ठीक है, इसकी बात करें तो पार्ट डी। अब पार्ट डी के अंतर्गत हमने जो देखा है, यदि कोई भी आर्टिकल लागू होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश होना अनिवार्य होगा। मतलब पार्ट डी के अंदर कोई भी अगर लागू करना है तो राष्ट्रपति का आदेश जरूर है। तो सलाह और सहमति पार्ट 371C और 370 के अंतर्गत होगी। धारा 370 के 3 भाग है, जिसमें से हमने एक भाग को पढ़ चुके हैं। सेकंड भाग की बात करें तो सेकंड भाग में हम ऐसा देख रहे हैं, इसके अंतर्गत समिति बन गई थी और जम्मू कश्मीर के अपना झंडा फहराने की बात की गई थी। मतलब संविधान तो लागू हो गया था, उसके बाद में झंडे की भी बात की थी। और ये JKCA में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंतर्गत था। जम्मू कश्मीर को कोई सहमति दे दी जाए तो वो सहमति का फाइनल तब मानेगी जब सहमति जम्मू कश्मीर की विधानसभा अप्रूवल कर ले। मतलब कोई भी चीज़ होगी तो विधानसभा जब तक अप्रूवल नहीं हुई तब तक वो मान्य नहीं होगा। 370 1, 2 और 3, 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम 3 की। इसके तहत यहाँ बताया गया है कि धारा 370 को पूर्ण रूप से हटाना या आंशिक रूप से हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा और JKCA की सिफारिश पर निकलेगा। 1957 में संविधान समाप्त हो गई थी, संविधान सभा समाप्त हो गई थी, और 1956 में ही जम्मू कश्मीर संविधान लागू हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था। ये सभी ये पार्ट 3 मतलब 370 के पार्ट 30 के अंतर्गत है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसको हम एक एक करके देख रहे थे और इसे कंप्लीट भी कर चुके हम। ठीक है, जैसे हमने 1C बताया था, C तक तो हमारा टॉपिक कंप्लीट था। C के बाद में 370 के 1, 2 और 3 ये तीनों टॉपिक को हमने कंप्लीट करा। तो 370 जो आर्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि 370 के रूप में किस प्रकार से काम हुआ, तो 1956 की बात है, 1950 की। 1950 में राष्ट्रपति का पहला आदेश आया था। ठीक है, राष्ट्रपति का पहला आदेश आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की संसद क्या क्या काम कर सकती है, उसमें 3 विषय विलय पत्र जैसे आए थे। मतलब जो काम कर सकती संसद वैसे काम कर सकने के ऊपर काम हुआ था, और ये जो भी कार्य थे सब विलय पत्र के अनुदेश थे। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में आ गई थी। मतलब 1951 में जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी वो अस्तित्व में आ गई थी, और अक्टूबर में इलेक्शन भी हो गया था 1951 के टाइम में। ठीक है, 5 नवंबर 1956 में पहली मीटिंग शेख अब्दुल्ला ने संबोधित किया।
फिर संविधान सभा बनना शुरू हुई थी 1956 के बीच में, ठीक है। और संविधान सभा का गठन 1951 से 1956 तक रहा, मतलब इस बीच में इनका कार्य पूर्ण रूप से चलता रहा। हालांकि मैं आपको पहले पूरे टॉपिक में बता चुका हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से किस प्रकार से आ रही है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखें। धारा 370 के जितने भी आर्टिकल है इसको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इनके आर्टिकल कहीं ना कहीं पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि मैच द कॉलम के रूप में, ठीक है। तो 26/11/1956 में जम्मू कश्मीर का विलय लागू हुआ। यहाँ पर विलय मतलब संविधान लागू हो गया था 26/11/1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, ठीक। देखो ये जितनी भी डेट दी जा रही है आपको एग्जाम में ऐसी डेटें डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना कौन सी डेट किस जगह पे किस प्रकार से इस्तेमाल हुई। जैसे 1956, 50, 51 इनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे देखते रहें। और साथ में फिर अब बात करते हैं 1952 की। तो 1952 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच में बातचीत हुई और इस दौरान नेहरू जी ने मांग रखी थी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, और सहमति बनी और उसे कहा गया दिल्ली समझौता, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका कि दिल्ली समझ अलग थी और दिल्ली समझौता अलग था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच में दिल्ली के बीच में बात हुई थी 1952 में, जिसे बोला गया है दिल्ली समझौता। यही आधारित रूप से चली थी। इसके बाद में इनकी शर्तें बताई गई थी, कौन सी शर्तें किस प्रकार से कार्य करता, अब इन शर्तों को हम देखेंगे। तो शर्तें कुछ इस प्रकार से थी। शर्तें ये थी कि वजीर आजम जो होता है उसको प्रधानमंत्री मतलब जम्मू कश्मीर का प्रधान माना जाएगा, और सदर रियासत, प्रधान या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं अपन, सदर रियासत वहाँ का राजा होता था, मतलब सदर रियासत वहाँ के राजा को कहा जाता था। अब 1953 की बात करते हैं। 1953 में शेख अब्दुल्ला जी 1953 में शेख अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ अपने संबंध बना रहे थे। इसी बात जम्मू कश्मीर के मतलब जवाहरलाल नेहरू जी को लगने लगी। उसे बर्खास्त कर दिया गया, मतलब शेख अब्दुल्ला जी को बर्खास्त कर दिया गया, और हरि सिंह का बेटा करण सिंह वहाँ का जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद बने 1953 से 1975 तक। सरकार की कांग्रेस रही थी, ठीक है, और केंद्र की सरकार ने यहाँ पर काम भी किया था। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, यहाँ के बने थे। 1953 से 1975 तक सरकार कांग्रेस की रही थी। अब बात कर रहे हैं हम 1977 में मोरारजी जी देसाई की सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई जी की सरकार 1977 में आ गई थी, 1977 में। लेकिन 1954 में राष्ट्रपति का आदेश 1954 मतलब जो 1954 जो के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश आ गया था, जिसे 1954 का आदेश कहा जाता है, इसमें डॉक्यूमेंट आ चुका था। और 371 के तहत जारी अधिकार के द्वारा आर्टिकल 35 आ गया, मतलब 35A ये भी राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा ही आया था। भारत का मूल कर्तव्य भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और 12 इसमें राज्य की परिभाषा है, 13 में विधि की परिभाषा है, और अनुच्छेद 33, 34 और 35 इनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपको 12 से लेकर 35 तक की जानकारी दी गई थी। ये भी सब जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1954 के द्वारा तहत थे, जिसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17 वैसे ही 33, 34, 35 तक शामिल था, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश 1954 यदि हटता है तो आर्टिकल 33, 34, 35 स्वतः ही हट जाएंगे, मतलब जितने भी आर्टिकल जो बने थे इसके अंतर्गत आने वाले जो भी आर्टिकल थे वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति का आदेश 1954 हटा दिया जाता था। तो आर्टिकल 33 मूल अधिकार पर सीमा, मतलब मूल अधिकार पर सीमा है, मतलब आर्टिकल 33 में मूल अधिकार जो जितने भी अधिकार दिए गए इसमें सीमा की जानकारी है। जैसे पुलिस की हो गई, टेलीकम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन करती है उस पुलिस की हो गई, और मूल अधिकारों के वंचित किया जा सकता था। इसकी सारी जानकारी आर्टिकल 33 में है। ऐसे में इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट इसी के अंतर्गत शामिल था वहाँ का, ठीक है। तो इसके तहत आर्टिकल 33 में कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ थी, ठीक है। मतलब अधिकार, मतलब मूल अधिकार पूरी सीमा से रिलेटेड थे, और यूँ माने कि सैन्य से रिलेटेड। अब आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ था। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ था। इसके अंतर्गत सैनिक शासन से सामान्यतः बचा हुआ है। इसमें सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है, और उस समय संसद कौन कौन से मूल अधिकार स्थगित कर सकती है, यह अधिकार संसद के पास आर्टिकल 34 के तहत है। अब बात कर रहे हैं हम इसके आगे की। तो टाइप में हमने इतना देखा, उसके बाद में हमारी बात होती है, अब बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि इसमें विषय मूल अधिकार के पक्ष में विधियों बनाने की शक्ति अपेक्षता का अंत किया जाता है। अर्थात हमारी संविधान आर्टिकल 35 में कहती है कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए यदि कोई विधि बनाने की आवश्यकता होगी तो यहाँ संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि आर्टिकल 35 का उपयोग करें।
विधि बना सकती है। मतलब आर्टिकल 35 में विधि बनाने का अधिकार था, मतलब विधि बना के कार्य किया जा सकता था आर्टिकल 35 के अंतर्गत। 34, 35 और 34, 33, 35 ये आपको तीनों आर्टिकल अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये अभी वर्तमान कंडीशन के अंतर्गत एग्जाम में आने वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए और इसका मुख्य कार्य पता होना चाहिए कि इसमें कार्य क्या हो रहा है। मेन तो इसका कार्य के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 33, 34 और 35 के अंतर्गत बता देगा। मार्शल लॉ की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से कैसे क्या हो रही है। कई बार नाम से आता है मार्शल लॉ, 35 ना 34 ना बोलते ऐसे बोल देता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आप। इसमें ऐसा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, और यदि लागू होते हैं तो जम्मू कश्मीर के धारा 370 के तहत लागू होंगे, ना कि भारत की संसद द्वारा लागू किए गए कर्तव्य द्वारा। ठीक है, तो अपने को कहने का मतलब ये है, जो संसद के अंतर्गत जो भारतीय संसद के द्वारा लगने वाले नियम थे वो उस पर निहित नहीं होंगे। कुल मिलाकर जो भी कार्य होगा धारा 370 के तहत होंगे, जो जम्मू कश्मीर का अधीन थे। अर्थात कोई भी विधि या प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, और जो कश्मीर के संविधान से अलग हो। हालांकि यहाँ एक अपवाद के रूप में जोड़ा गया 1954 के आदेश में लिखा गया था, इसलिए। ठीक है, ये अपवाद के रूप में हो गया था। ये एक प्रकार का अपवाद ही था, क्योंकि कोई संविधान बनाने वाली जगह ही अगर उस चीज़ को मान्य नहीं करेगी तो गलत हो जाएगा। मतलब संविधान जो संसद से बनने वाला कोई भी चीज़ अगर बन रही है और संसद के बनाए हुए नियमों को ये अगर कोई जगह पर लागू नहीं किया जाता, वो तो फिर देश के तो हित में होगा ही नहीं ना। इसलिए ये अपवाद के पूर्ण जुड़ गई थी धारा, मतलब ये आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति आदेश 1954 के आदेश के द्वारा, ये एक प्रकार का अपवाद माना जाता है। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A मतलब 35 के अंतर्गत आर्टिकल 35A इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 35 में इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक कौन होगा, जम्मू कश्मीर के हाथ में होगा, अर्थात इसकी शक्ति केवल जम्मू कश्मीर के अधीन होगी। मतलब जो भी कोई स्थायी निवासी होगा सब जम्मू कश्मीर वाले ही होंगे, अदर कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता होना आवश्यक है, तभी वो रह सकता है। 5/4/1954 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा हुआ था, ये भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा, जो कि पिछले मतलब 14/5/1954, ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 35 के बारे में। आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी गई है कि आर्टिकल 35 के अंतर्गत क्या है और 35A के अंतर्गत क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्थायी नागरिकता विशेषाधिकार की। स्थायी नागरिकता विशेषाधिकार, तो स्थायी नागरिकता विशेषाधिकार के अंतर्गत क्या आता है, जमीन का अधिकार जो जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक है केवल उसी का होगा। जम्मू कश्मीर की नौकरी आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगी जो जम्मू कश्मीर का होगा। जो जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करेगा उसकी स्थायी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और उसके बच्चे को भी संपत्ति या जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि सन 2002 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के इस नियम ने इसको खारिज कर दिया। आपको पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी चीज़ लागू होगी तो वो जम्मू कश्मीर की मान्य होगी, जम्मू कश्मीर उसमें कार्य करेगा। तो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने ही इसे खारिज कराया, ना कि भारतीय संसद ने। ठीक है, सन 2002 में। ठीक है, जो महिलाओं के बारे में बोला गया, जम्मू कश्मीर मतलब यहाँ की जो महिला है जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करेगी तो उसकी स्थायी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा बोला गया था। ठीक है, ये कार्य इसके अंदर निहित है। अब बात करें इसी के अंतर्गत, तो हालांकि यहाँ सारे विशेषाधिकार 1954 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा आए थे, लेकिन अमित शाह जी ने बड़ी चतुराई के साथ 1954 के आदेश को खारिज कर दिया। मतलब जो राष्ट्रपति का जो आदेश निकला था उसके पहले जो मैंने आदेश बताया किस तारीख को आया था, तो इस आदेश को राष्ट्रपति जी ने मतलब हमारे अमित शाह जी ने 1954 के आदेश को खारिज कर दिया, 2019 का आदेश पारित कर दिया इसी जगह पे। तो आर्टिकल 35A अपने आप ही समाप्त हो गया। ठीक है, और 1954 के आदेश द्वारा आया था, जो भी 1954 के आदेश द्वारा आया था वो सब अपना आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि 2019 का आदेश पारित कर दिया गया था। इसके बाद में बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने 1954 के आदेश से लंबे समय तक जम्मू कश्मीर का शासन चला, है ना। 1954 के आदेश से लंबे समय तक जम्मू कश्मीर का शासन चला। उसके बाद 1954 के आदेश से पहले 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त हो गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ संबंध रख रहे थे। नेहरू जी ने उन्हें हटा दिया था। अब नेहरू जी ये भी समझ गए थे कि कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर के नियंत्रण में करने में अब मुश्किल नहीं होगी, ऐसा नेहरू जी सोच रहे थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के राज्य की सहमति चाहिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस करनी होगी। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मतलब उन्होंने बोला हम इलेक्शन लड़ेंगे। और जो कांग्रेस सत्ता जम्मू कश्मीर एवं भारत दोनों में थी, तब 370 को हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद या संसद की शक्ति बढ़ाने के लिए वहाँ के राज्य की सहमति तो चाहिए होगी। मतलब कुल मिलाकर धारा 370 को हटाने के लिए वहाँ की अनुमति और यहाँ भारत की अनुमति, संसद की दोनों की अनुमति होनी चाहिए। मतलब तो वहाँ की सत्ता की, यहाँ की सत्ता की अनुमति होना आवश्यक होगी। ये कार्य उन्होंने करा, तो इसी पे आगे बढ़ के काम चला था। अब 1954 की बात कर रहे हैं, तो 1954 के कई साल बाद 1962 फिर भी कुछ समय भारत में कुछ युद्ध भी, भारत के अंतर्गत युद्ध भी हुए, जैसे 1962 में चीन का युद्ध। ठीक है, 1962 में चीन युद्ध हमारे को पता ही है, 1962 में चीन युद्ध के बारे में। इस स्थिति में वीपी मेनन जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस समय भारत के प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी थे और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी।
मतलब जब 1962 का युद्ध हुआ था, इस स्थिति को देखते वीपी मेनन जी बहुत ही दुख चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और प्रेसिडेंट इस समय में राधाकृष्णन जी थे, एग्जाम में पूछ सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया था 1964 में। ठीक है, आगे के वीडियो डाल दिए जाएंगे, आप इसको रिवीजन करिए और अगर कुछ गलती लगी है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।